Hello and welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. In this video, we are going to discuss Section 9 of Indian Evidence Act 1872. आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1872. This section talks about facts necessary to explain or introduce relevant facts. सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य. इट इज़ हेडिंग ऑफ सेक्शन 9. इस सेक्शन 9 की हेडिंग है और इसके अंतर्गत काफ़ी डिटेल में बताया गया है. तो यदि हम इस सेक्शन को 5 भागों में डिवाइड करके समझ लें तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं. क्योंकि इस सेक्शन में 5 प्रकार के फैक्ट्सों के सुसंगतता की बात की गई है. 5 प्रकार के फैक्ट्सों को सुसंगत बताया गया है. तो ये 5 प्रकार के फैक्ट्स क्या हैं, यदि हम वो समझ लें तो ये पूरा सेक्शन हमारे क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. तो इसी को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल और बहुत ही सरल लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो ये 5 फैक्ट्स, 5 प्रकार के फैक्ट्स, इनको हम देखते हैं. तो इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, पुनर्स्थापन या स्पष्टीकारक तथ्य. मतलब कि जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हैं. विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य मतलब फैक्ट इन इशू और या रेलिवेंट फैक्ट. तो ऐसे तथ्य जो फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यक हैं, वो इस सेक्शन के अंतर्गत सुसंगत होते हैं. उदाहरण के लिए जब प्रश्न हो कि एक दस्तावेज किसी व्यक्ति की वसीयत है या नहीं, तब जब किसी सूट में, जब किसी केस में, किसी वाद में जब ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि ये कोई वसीयत है, वो किसी व्यक्ति की है या नहीं, तो उसकी संपत्ति की दशा तथा उसके परिवार की हालत के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि उससे उन परिस्थितियों का ज्ञान होता है जिन्होंने वसीयत बनाना आवश्यक कर दिया हो. तो यहाँ पर जब वसीयत के संबंध में कोई वाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर वसीयत के ऊपर जब ये प्रश्न है कि क्या ये वसीयत किसी व्यक्ति ने बनाई, ड्राफ्ट करवाई, तो यहाँ पर उस परिवार की स्थिति, जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, व्यक्ति बहुत वृद्ध था, वो मरने ही वाला था, या परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, इसीलिए उस विवाद को निपटारे करने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी वसीयत लिख दी थी. तो ये सब क्या है, ये बताने के लिए कि वसीयत लिखना ज़रूरी हो गया था, वसीयत इसीलिए लिखी गई थी, वसीयत लिखने की स्थितियाँ पैदा हो गई थी. तो ये सब उसको एक्सप्लेन कर रही हैं. जो वसीयत है, वसीयत अपने आप में यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट है, और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट हैं. तो ये सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्टरी एंड द एक्सप्लेनेटरी फैक्ट. तो इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मानहानि के बाद में, मानहानि के समय जैसे पक्षकारों के बीच में कैसे संबंध थे, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि उससे ये है पता चलता है कि किन परिस्थितियों के कारण मानहानि उत्पन्न हुई. यदि उसमें से कोई झगड़ा, यदि उनके बीच में कोई झगड़ा था, तो उसके बारे में भी बताया जा सकता है, परंतु झगड़े के कारण आदि सुसंगत ना होंगे. तो मतलब यदि किसी व्यक्ति ने कोई मानहानि लेख किसी के विरुद्ध प्रकाशित किया गया, उसकी मानहानि करने का प्रयास किया गया है, तो उस समय जब ये मानहानि का लेख प्रकाशित किया गया, आर्टिकल प्रकाशित किया गया, तो पक्षकारों के बीच में कैसे संबंध थे. यदि अच्छे संबंध थे तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, वो व्यक्ति क्यों करेगा, उसे क्या ज़रूरत थी, और व्यक्ति के बीच में, दोनों के बीच में रिश्तों में खटान थी, दोनों के बीच में रिश्ते ठीक ठाक नहीं थे. तो यहाँ पर ये
ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, ये एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस हो सकता है कि व्यक्ति ने क्योंकि इसी कारण, क्योंकि उन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे, ये मानहानि लेख प्रकाशित किया, क्योंकि ये मोटिव बना रहा था उसके अंदर, ये उसे उत्तेजित कर रहा था कि वो कुछ करे बदला लेने के लिए। तो ये इसके अंतर्गत पहले जो कि इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है, उसके अंतर्गत ये सुसंगत है। तो इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन इसमें दिया गया है, इलस्ट्रेशन इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जिस पर चोरी का आरोप है, उसे चोरी की वस्तु अपनी चोरी की वस्तु अपनी पत्नी को देता है और उसे छुपाने के लिए कहता है उससे कहता है कि इसे छुपा दो। उसका यह कहना सुसंगत है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है, वो उसको इंट्रोड्यूस करता है, एक्सप्लेन करता है उसको कि वस्तु को छुपाने का कोई ना कोई कारण था। वस्तु जब भी छुपाई जाएगी, जब वो चोरी की हो या फिर और कोई कारण हो, तो कोई ना कोई कारण था, इसको वो एक्सप्लेन कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, तो इसके अंतर्गत ये सुसंगत होगी। तो ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया विद इलस्ट्रेशन और विद एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, एक और इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है किसी लेनदार की हत्या। कोई व्यक्ति जो लेनदार की हत्या, मतलब कि जिस व्यक्ति से ऋण लिया था उसकी हत्या हो जाती है, तो इसके बारे में यह बताना आवश्यक हो जाता है कि ऋण ही हत्या का कारण बना। यदि किसी व्यक्ति ने ऋण दिया था और किसी व्यक्ति ने ऋण दिया था और उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसे तथ्य जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसने किसी व्यक्ति को ऋण दिया था और वो ऋण को चुकाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसकी हत्या हुई। तो ये सब ट्रांजैक्शन को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ रेलिवेंट। तो अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, ऐसे तथ्य जो कि इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, मतलब फैक्ट्स विच सपोर्ट्स और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो जो फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट से जो निष्कर्ष अनुमान निकले हैं, उसको वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करता है या उसे रिबट करता है, उसको नकारता है। जो अनुमान निकले हैं, जो मामले में अनुमान निकले हैं बाय रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू से जो अनुमान निकले हैं, उसको वो सपोर्ट करता है या रिबट करता है। तो ऐसे तथ्य भी सुसंगत होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, ये तथ्य कि अपराध के तुरंत बाद में अब्सकॉन्डिंग हो गया था, लापता हो गया था। जैसे ही अपराध कारित हुआ उसके बाद वो लापता हो गया था, धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। वो तो धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है क्योंकि ऐसा आचरण जो अपराध के तथ्यों से प्रभावित हुआ था। दिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8। और इसमें आगे जो इसमें दृष्टांत है, ये दृष्टांत में ही दिया गया है। इस तथ्य से ये ज्ञान हो जाता है कि वह दोषी था, इसलिए वो भाग गया था। तो ये सेक्शन 8 के अंतर्गत रेलिवेंट है। इस बात का इंगित अनुमान कहते हैं, इस बात को इंगित अनुमान कहते हैं। ये इंगित अनुमान निकल गया कि वो भाग गया था। फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट से ये निष्कर्ष निकल गया, अनुमान निकल गया कि वो व्यक्ति भाग गया था, अपराध होने के तुरंत बाद वह व्यक्ति भाग गया था, इसीलिए ही इज़ ऑफेंडर, उसी व्यक्ति ने अपराध किया है। तो ये निष्कर्ष निकल गया। तो इस निष्कर्ष निकला वो सेक्शन 8 के अंतर्गत रेलिवेंट था। लेकिन इस सेक्शन को रिवर्ट करने वाला या सपोर्ट करने वाला, रिवर्ट मतलब उपयुक्त मामले में, मतलब यहाँ पर उसने बाद में ये कारण दिए, उसने मान लीजिए कि उसने ये बाद में कारण दिए कि उसे बिजनेस के संबंध में कोई बहुत ज़रूरी काम था। उदाहरण के लिए व्यक्ति यह बता सकता है कि उसे अचानक कोई काम पड़ गया था, उसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए वह चला गया था और वो
अबस्कॉन्डिंग नहीं हुआ था, वो लापता नहीं हुआ था, फरार नहीं हुआ था, अबस्कॉन्डिंग नहीं हुआ था, ऐसे काम का ब्यौरा सुसंगत है। क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो निष्कर्ष अनुमान निकले हैं, जो निष्कर्ष निकले हैं, तो जो अनुमान निकले हैं उसको क्या कर रहा है, रिवर्ट कर रहा है, रिवर्ट कर रहा है, तो वो भी सुसंगत है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो सपोर्ट कर रहा है या फिर रिवर्ट कर रहा है, वो भी सुसंगत है। इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा केस है, ये है मटरू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में जो एक्यूज्ड था वो परिवादी के साथ था, उसी के साथ था परिवादी के, जब तक कि परिवाद नहीं किया गया था। परिवाद होने के बाद उसी व्यक्ति पर शक किया गया, जो कि परिवादी के साथ था, उसी के ऊपर शक किया गया, इसीलिए वो डर की वजह से छुप गया और पकड़े जाने से बचता रहा। छिप जाने से जो अनुमान लगाया गया था वो ये था कि वह दोषी होगा, इसे काटने के लिए वह साक्ष्य दे सकता था, इसे वो इस सेक्शन के अंतर्गत वो साक्ष्य दे सकता था इसे काटने के लिए कि वह दोषी नहीं था, किसी अन्य कारण से वो छुपा था, कि दे सकता था। यहाँ पर वो तर्क दे सकता था कि वह परिवाद के समय तक परिवादी के साथ था, कि वह परिवाद होने तक वो परिवादी के साथ था और जब उस पर शक किया गया तो बेचारा वो डर गया, मैं डर गया, इसी कारण मैं छुप गया, क्योंकि मैंने कभी न्यायिक प्रक्रिया का सामना नहीं किया, इसीलिए वह डर गया। तो इस तरह का वो तर्क दे सकता है उसको रिबट करने के लिए। यहाँ पर न्यायाधीश महोदय ने कहा कि कोई भी, इस केस में कहा कि कोई भी भोला भाला व्यक्ति जिस पर शक किया जा रहा है, जिस पर नाहक शक किया जा रहा है, बिना बात के शक किया जा रहा है, वह भी छुपकर हिरासत से बचने के लिए प्रयास करता है। ऐसा कार्य अपने आप को सुरक्षित रखने का है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक ये कार्य होता है कि वो अपने आप को बचाए। लापता हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, परंतु इसकी महत्ता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इसमें ये साक्ष्य दिया गया, यहाँ पर व्यक्ति डर गया था कि उसी पर शक किया जा रहा है और वो तो उसी के साथ था, एक्यूज्ड के साथ था, उसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसी व्यक्ति पर से यहाँ पर शक किया जा रहा था। तो यहाँ पर उसने ये एविडेंस में उसने कहा कि मैं तो एक्यूज्ड के साथ ही हूँ हमेशा, और मैं तो इसीलिए छुप गया था क्योंकि मुझ पर शक किया जा रहा था, मुझ पर सस्पिशन किया जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर उसका ये तथ्य, ये कथन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रेलिवेंट है। तो हमने ये दूसरा पॉइंट समझ लिया, ऐसे तथ्य जो इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। फैक्ट्स विच सपोर्ट्स और रिवर्ट एन इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता या पहचान। अनन्यता को हिंदी में कहते हैं पहचान, तो इसे अनन्यता भी कहते हैं और पहचान भी कहते हैं, आइडेंटिटी। तो किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी या किसी वस्तु की आइडेंटिटी कब सुसंगत होगी इस सेक्शन के अंतर्गत, वो इसमें बताया गया है। तो जब किसी न्यायालय को किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान प्राप्त करनी है, कोई ऐसा मामला है जिसमें किसी वस्तु की पहचान प्राप्त करनी है, मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसकी लाश मिली है, उसकी लाश पड़ी मिली है और उसकी लाश पूरी बिगड़ी हुई है, पूरा चेहरा उसका खून से लथपथ है, पूरा उसके बहुत ज़्यादा घाव है, उसकी पहचान नहीं हो सकती है, तो उस केस में उसकी पहचान करनी है उसके मर्डर के संबंध में। और किसी वस्तु की पहचान करनी है, जैसे कि कोई पुलिस की सर्च के द्वारा कोई माल की प्राप्त हुई, जेवरात, सोने या कोई पिस्टल की बरामदगी हुई, तो वहाँ पर ये पहचान करना ये किस व्यक्ति की है, किससे संबंधित है। तो ये सब ऐसे तथ्य जो इसे पहचानने में सहायता करते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ये पहचानने में सहायता करते हैं कि ये वस्तु किसकी है, ये पहचानने में सहायता करते हैं। तो दैट इज़ रेलिवेंट फैक्ट विच हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन और थिंग, इट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। तो हम देखते हैं इस सेक्शन में, तो इसके संबंध में एक केस है, ये है विभावती देवी बनाम कुमार रमेंद्र नारायण राय। इसमें एक व्यक्ति था जो कि 12 वर्ष से लापता था, जिसका नाम था सेकंड कुमार। वो 12 वर्ष के बाद आता है और उसका एक केस चल रहा होता है। केस में उसकी आइडेंटिटी रेलिवेंट फैक्ट होती है
रेलिवेंट फैक्ट और या फिर फैक्ट इन इशू होती है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की पहचान के बारे में उसकी माँ का बयान लिया जाता है, क्या ये आपका पुत्र है? तो वो माँ उसे पहचान लेती है और कहती है ये मेरा ही पुत्र है। लेकिन पत्नी का बयान यहाँ पर ये होता है कि मैं इसे पहचानने में असफल हूँ क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो उसे जानते थे इसके बयान सुसंगत थे। तो यहाँ पर क्योंकि उसके परिवार में उसकी पत्नी नहीं पहचान रही है और माता पहचान रही है, तो यहाँ पर उसके परिवार के और सदस्य उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, उसकी आइडेंटिटी करते हैं या नहीं करते हैं, ये रेलिवेंट फैक्ट है। तो ये रेलिवेंट फैक्ट है क्योंकि वो 12 वर्ष बाद आया था, उसकी शक्ल भी थोड़ी बहुत चेंज हो गई थी, तो पहचानने में यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, उसकी शक्ल काफ़ी चेंज हो गई थी। तो जब यह प्रश्न न्यायालय के सामने आता है कि व्यक्ति कौन है, तो उसकी अन्यता मतलब पहचान केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा ही या जानकार व्यक्तियों के विचार द्वारा ही नहीं सिद्ध की जा सकती, बल्कि अन्य बातों से भी सिद्ध की जा सकती है। मतलब कि उसकी जो व्यक्ति की जो पहचान है केवल उसके परिवारजनों से पूछकर ही नहीं पहचान की जा सकती उस व्यक्ति की। जब न्यायालय को ये पता लगाना है कि व्यक्ति कौन है, तो केवल उसके घर वालों से पूछकर ही उसकी पहचान नहीं की जा सकती। उसकी आवाज़ से, उसकी लंबाई से, उसकी माप से, उसके कलर से, उसकी हस्तलिपि से, बातचीत के ढंग से, पहनावे से उस व्यक्ति की जो विशेषता थी, वो हमेशा हंसता रहता था, वो बहुत ज़्यादा मजाकिया था, इस तरह की चीज़ों से भी उसकी पहचान की जा सकती है। हाँ, वो किस धर्म में विश्वास करता था, वो नास्तिक था, तो इस तरीके तथ्यों से भी उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है कि हाँ ये वही व्यक्ति था, वो हमेशा भगवान के अगेंस्ट बोलता रहता था, तो ये वही व्यक्ति है। तो इस तरीके से भी उसकी पहचान की जा सकती है। और दैट्स फैक्ट आर रेलिवेंट्स, दीज ऑल फैक्ट्स आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। तो ये हमने तीसरा पॉइंट देखा। तो यहाँ पर उदाहरण हम देख लेते हैं, एक उदाहरण इसके संबंध में देख लेते हैं। एक डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। उसकी पत्नी का शव मिला जो कि बुरी तरीके से रौंदा हुआ था, चाकुओं से रौंदा हुआ था और उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर यह तथ्य कि उसका कुछ महीनों पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था और पेट के जिस हिस्से पर ऑपरेशन के निशान थे वह हिस्सा मिल गया था। तो उस लाश पर भी वही ऑपरेशन के निशान थे जो उसके ऑपरेशन के निशान उभरे थे। जब उसका ऑपरेशन हुआ था तो उसके जो निशान रह गए थे वो लाश पर भी वैसे ही निशान थे। तो यहाँ पर उसके जो निशान थे, ऑपरेशन के निशान थे, तो उसके द्वारा, इन साइन के द्वारा उसकी पहचान हुई कि ये उसी व्यक्ति की पत्नी है और इसी व्यक्ति ने हत्या की है। तो दैट्स ए रेलिवेंट फैक्ट। तो जैसे कि मृत व्यक्ति का ढांचा मिलता है, उसकी पूरी लाश गल जाती है, सड़ जाती है और बिल्कुल हड्डियां रह जाती हैं, बिल्कुल हड्डी रह जाती हैं और सब कुछ धूमिल हो जाता है। तो व्यक्ति की हड्डियों के अंजर पंजर को जोड़कर उसकी हाइट से अनुमान लगा के उसका चेहरा कैसा रहा होगा, उसके चेहरे के कंकाल से ये पहचान करके कि उसका चेहरा किस प्रकार का रहा होगा, उसकी फ़ोटो से पहचान करके, फ़ोटोशॉप के द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग करके कि हाँ ये वही व्यक्ति है, ये मृतक व्यक्ति है। तो इसके द्वारा भी साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा भी उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। यदि व्यक्ति की केवल हड्डियाँ मिलती हैं, केवल हड्डियों का स्केलेटन ढांचा मिलता है, तो भी उससे भी पहचान की जा सकती है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस सेक्शन के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान परेड, जो हम फिल्मों में देखते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड, वो भी इस सेक्शन 9 के अंतर्गत रेलिवेंट होती है, इसी सेक्शन के अंतर्गत आती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, शिनाख्त परेड क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो जाता है या कोई व्यक्ति अपराध होते हुए देखता है और वो ये कहता है कि मैं अभियुक्त को पहचान सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या करता है, तो जिन लोगों पर अभियोजन चल रहा है कि ये इस केस में ये अपराध हो सकते हैं, इसके निकट संबंधी हैं,
तो उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को और उसके साथ अन्य कई व्यक्तियों को एक साथ खड़ा किया जाता है एक साथ, और उस व्यक्ति से पहचानने के लिए कहा जाता है। और यदि व्यक्ति पहचान लेता है तो यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इसी व्यक्ति को उसने देखा हो। तो यहाँ पर उसे एक तरीके से उसको थोड़ा तो उसके अंतर्गत एक डाउट पैदा किया जाता है। यदि वो झूठ बोल रहा हो तो वो पहचान ना पाए, तो एक सी मिलती जुलती शक्लों के व्यक्ति को एक साथ खड़ा किया जाता है और तब पहचानने की बात की जाती है। और व्यक्ति यदि पहचान लेता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत रेलिवेंट होता है एज अ आइडेंटिफिकेशन परेड। तो इसके संबंध में एक केस है, ये है रामनाथन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। शिनाख्त की कार्रवाई बहुत ही लंबे अरसे से प्रयोग में की जा रही है, बहुत ही लंबे समय से प्रयोग की जा रही है। इसका ढंग ये है कि व्यक्ति पर शक हो, जब किसी व्यक्ति पर शक होता है कि उसी ने अपराध किया है, तो उसे कई अन्य व्यक्तियों के साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि वे व्यक्ति जो मौके पर गवाह थे, वो कह रहे थे कि हम अपराधी को पहचान सकते हैं, या फिर वो मौके पर केवल गवाह थे तो उनके द्वारा पहचान कराने के लिए तो उनसे पहचान कराई जाती है। पहचान हो जाने पर ये एक साक्ष्य बन जाता है, उसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा। ऐसा साक्ष्य बन जाता है कि जिस व्यक्ति को पहचाना गया है एज अ एक्यूज्ड, ऐसा ऑफेंडर, तो उसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा। तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, शिनाख्त परेड है, वो दोनों पक्षों के लिए, अभियुक्त के लिए और अन्वेषक के लिए, मतलब एक्यूज्ड और आईयू दोनों के हित के लिए होती है। क्योंकि इसमें जो गवाह होता है वो कहता है कि मैंने व्यक्ति को अपराध करते हुए देखा, उसकी बात की पुष्टि की जाती है। अन्वेषण करने वाले अधिकारी को ये जानने में सुविधा मिलती है कि क्या उसके गवाहों ने सचमुच अपराधी को देखा था और वे उसे पहचानने की क्षमता रखते हैं या नहीं। ये उसे मदद मिलती है, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन से ये हेल्प मिलती है उसकी पुष्टि करने के लिए। और इसे मुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी में इस साक्ष्य को, आइडेंटिफिकेशन के साक्ष्य को केवल संपुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में बताया गया कि ये एक संपुष्टि कारक साक्ष्य है। ये केवल कॉरबोरेट करने के लिए एविडेंस है। शिनाख्त, इसके बारे में और भी पढ़ लेते हैं। शिनाख्त परेड किया जाना अति आवश्यक नहीं होता। इसे ना किया जाना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होता, जहां साक्षी अभियुक्त व्यक्ति को पहले से ही जानते थे और उसके नाम प्रथम इतिल्ला रिपोर्ट में भी थे। तो जब व्यक्ति जिसको वो पहचानने की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि मैंने उसे अपराध करते हुए देखा, उसे वो बहुत पहले से ही अच्छी तरीके से जानता है उसे, और उसने एफआईआर में भी ऐसा लिखा है कि एफआईआर में भी उसके बारे में लिखा है, तो उसे यहाँ पर शिनाख्त परेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसे आसानी से पहचान ही लेगा। तो शिनाख्त परेड ऐसी स्थिति में कराई जाती है जब व्यक्ति उसे पहली बार अपराध करते हुए देखता है या बहुत ही उसे कम जानता है, ना के बराबर कभी कभार एक आध बार मिला, उससे टकराया हो, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं है कि वो उसका पड़ोसी हो, उससे मिलता रहता हो ऑफिस में, इस तरह का संबंध नहीं है। इस तरह का यदि संबंध होगा, नज़दीकी संबंध होगा, पड़ोसी है, फ्रेंड है, या फिर उसके ऑफिस में कार्य करता है, तो यहाँ पर शिनाख्त परेड कराना यहाँ पर जरूरी नहीं है। जब साक्षी अभियुक्त को पहले से ही जानता हो, ये हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। जहां अभियुक्त के बारे में साक्षी पहले से ही अच्छी तरह जानता हो तो वहां पहचान परेड कराना आवश्यक नहीं होगा और समय की केवल व्यर्थता ही होगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा। एक डकैती के मामले में सभी साक्षियों ने यह बताया कि अभियुक्त को पहले से ही जानते हैं। एक डकैती का मामला था और जो साक्षी थे, गवाह थे, उन्होंने बताया कि हम तो उन अभियुक्तों को जिन्होंने डकैती की उनको तो हम पहले से ही जानते हैं। तो न्यायालय ने यहाँ पर शिनाख्त परेड की कार्रवाई नहीं करवाई। तो यहाँ पर कहा कि यहाँ पर शिनाख्त परेड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल एकदम क्लियरली सब चीज़ है।
तो यहाँ पर संयुक्त परेड का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन इन दिस मैटर व्हेन द विटनेस नोज वेरी वेल अबाउट द एक्यूज्ड, तो देयर इज़ नो बेनिफिट। तो पहचान परेड कब आवश्यक होती है, इसके संबंध में एक केस है। ये केस इसमें क्या होता है, एक लड़की के साथ एक कमरे में, एक अंधेरा कमरा था, वहाँ पर एक लालटेन थी, हल्की रोशनी थी, और वहाँ उसके साथ अभियुक्तों के द्वारा बलात्कार किया गया, वहाँ पर उसके साथ बलात्कार किया गया। तो ऐसी स्थिति में आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होती, क्योंकि वो उस व्यक्ति को हल्के से देख पाई थी और उसे पता नहीं कि वो मेरे जानने वाले या थे या नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति को यदि वो दोबारा देखे तो उनको पहचान सकती है। तो ऐसी स्थिति में आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन पुलिस वालों के द्वारा या न्यायालय के द्वारा भी कराई जा सकती है, किसी के भी द्वारा कराई जा सकती है, किसी भी अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा ये कराई जा सकती है। अब जो फोर्थ पॉइंट है, जो अब इसे हम और देख लेते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन में वस्तुओं की पहचान के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई लूट का मामला हुआ, या कोई चोरी का मामला हुआ, डकैती का मामला हुआ, या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित मामला है, तो या फिर किसी मामले में प्रॉपर्टी फैक्ट एंड इशू है, जैसे कि दहेज के मामले में, या जो भी दहेज से मतलब स्त्री उत्पीड़न के मामले में, यदि प्रॉपर्टी फैक्ट एंड इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है, तो वहाँ पर जैसे सोने चांदी के जेवरात की पहचान करना, कोई और उसका जो भी कपड़े थे उसकी पहचान करना, तो जो व्यक्ति उसकी पहचान करता है, तो वो उसकी पहचान करता है, तो ऐसी पहचान यहाँ पर सुसंगत तथ्य होती है। यह आम जानकारी की बात है कि स्त्रियां अपनी वस्तुओं की पहचान करने की विशेषता रखती हैं, तो ऐसे मामलों में स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि जेवरातों की पहचान करने की, स्त्रियों के कपड़े लत्ते की पहचान करने की, तो यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि महिला इन चीज़ों को जल्दी से पहचान लेती हैं। तो ये है वस्तुओं की पहचान। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, ये है फिक्स टाइम और प्लेस। तो इसमें फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपन। तो जब विवादक तथ्य और या फिर सुसंगत तथ्य जब कमिटेड हुआ था, जब हुआ था कोई विवाद, कोई रेलिवेंट फैक्ट है या फैक्ट एंड इशू है, जब वो घटित हुआ था, वो कब घटित हुआ था, किस स्थान पर घटित हुआ था, रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू, इस बात को बताने वाले फैक्ट रेलिवेंट होते हैं अंडर सेक्शन 9। फैक्ट एंड इशू के या रेलिवेंट फैक्ट के घटित होने के समय, स्थान को बताने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। तो समय या स्थान, फिक्स टाइम और डेट, इट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। तो धारा 9 ये कहती है कि ऐसे सभी तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो किसी घटना के होने का समय या स्थान दर्शाते हैं। कोई भी तथ्य जो स्थान या समय साबित करे सुसंगत होते हैं। तो जब कोई फैक्ट एंड इशू है, कोई रेलिवेंट फैक्ट है, वो हुआ है और उसके समय को, वो कब हुआ था और वो किस स्थान पर हुआ था, वो पानी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इसको बताने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। तो जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है कि व्यक्ति की मृत्यु 5 साल पहले हुई थी, तो ये उसका क्या बता रहा है, फैक्ट एंड इशू का, रेलिवेंट फैक्ट का क्या बता रहा है, मामले का समय बता रहा है कि 5 साल पहले व्यक्ति की हत्या की गई थी और व्यक्ति की हत्या पानी में डुबोकर हुई थी। तो पानी में हुई थी, यहाँ पर स्थान, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि उसकी मृत्यु पानी में डुबोकर की गई थी, तो यहाँ पर उसका स्थान पानी था। तो ये सब रेलिवेंट फैक्ट है। ये फोर्थ पॉइंट था। अब देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, पक्षकारों के संबंध, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। तो
रिलेशन ऑफ द पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजैक्टेड। तो पक्षकारों के बीच में संबंध जिसके कारण कि कोई समव्यवहार, कोई ट्रांजैक्शन किया गया था। तो पक्षकारों के बीच में संबंध बहुत खराब थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के विरुद्ध मानहानि लेख प्रकाशित किया था। तो ऐसे केसों में, मानहानि के केसों में या अन्य केसों में, तो पक्षकारों के संबंध बहुत ज़्यादा सुसंगत होते हैं। तो जो तथ्य पक्षकारों को संबंध को दर्शाते हैं, सुसंगत होते हैं, न्यायालय के सामने आने वाली अधिकांश मामलों में पक्षकारों के संबंधों के कारण ही झगड़ा पैदा होता है। तो मामले में जो भी क्रिमिनल केस आते हैं या कोई भी केस आते हैं, सिविल केस आते हैं, तो उनमें पक्षकारों के बीच में जो संबंध हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो पक्षकारों के बीच में संबंध खराब हो गए, तो उनके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। तो कोई भी क्रिमिनल केस या सिविल सूट है, तो उनके जो मुख्य कारण होता है, जो मेन रीज़न होता है, वो पक्षकारों के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन ही उसका मेन कारण होता है। मानहानि के लिए प्रतिकर, इसीलिए उनके संबंध सुसंगत हो जाते हैं। मानहानि के लिए प्रतिकर पाने के लिए वाद पक्षकारों के भूतपूर्व संबंध में सुसंगत होते हैं। असम्यक असर सिद्ध करने के लिए भी पक्षकारों के संबंध बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, हम जानते ही हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में इस प्रकार से हैं कि वो उसकी इच्छा को अधिशासित कर सकता है। जैसे कि बॉस और उसका जो सेवक है, जो उसके ऑफिस में जो एम्प्लॉई है, वो कार्य कर रहा है, जो बॉस है और उसका एम्प्लॉई। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉस की वो बात उसकी बात में ज़्यादातर हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे रिलेशन। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंसन होता है। तो यहाँ पर पक्षकारों के रिलेशन कि वो उन दोनों के बीच में डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता था, या फिर बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता था। तो इस तरीके रिश्ते भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं सेक्शन के अंतर्गत। तो इसके संबंध में इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। जो पहला इलस्ट्रेशन है वो डॉक्यूमेंट विल के बारे में दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज विल और नॉट। तो इसके पहले भी हम देख चुके हैं इसके संबंध में उदाहरण। तो यहाँ पर कि ये यहाँ पर ये विवाद है कि कोई दस्तावेज का की विल है या नहीं, का की वसीयत है या नहीं। तो यहाँ पर जो उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है, जिसकी वसीयत की गई, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था या उसके परिवार की अवस्था, उसके परिवार में सिचुएशन क्या थी, तो ये सब यहाँ पर क्या होंगी, रेलिवेंट फैक्ट होंगी। क्योंकि यदि व्यक्ति के प्रॉपर्टी को लेकर बीच में परिवार में विवाद चल रहा था, व्यक्ति बहुत ज़्यादा विरुद्ध हो चुका था, वो विल अपनी ड्राफ्ट करवाना चाहता था, तो ये सब उसको क्या कर रही हैं, एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था, एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी, उसके अंतर्गत ये रेलिवेंट है। तो जो फैमिली की जो सिचुएशन है और जो प्रॉपर्टी की अवस्था है, वो तब की होनी चाहिए जब ये कहा जा रहा है कि जिस समय ये विल बनी थी, उसके आसपास की, उसके उस समय की या उससे पूर्व की यह अवस्था होनी चाहिए। व्यक्ति की फैमिली की उसके पूर्व की यह अवस्था होनी चाहिए कि क्या फैमिली में क्या रिलेशन चल रहा, क्या फैमिली के बीच में क्या विवाद चल रहा था, व्यक्ति बहुत ज़्यादा विरुद्ध हो चुका था। तो ये पहला इलस्ट्रेशन है। अब देखते हैं बी इलस्ट्रेशन है ये क्या है, लाइबल को लेकर है, मानहानि लेख को है। द पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम द लाइबल वॉज पब्लिश्ड मे बी रेलिवेंट फैक्ट इंट्रोडक्टरी यदि फैक्ट एंड इशू। तो यहाँ पर ए व्यक्ति बी पर वाद लाता है कि उसने बी व्यक्ति ने उस पर मानहानि लेख प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर व्यक्तियों के बीच में जो संबंध थे, ए और व्यक्तियों के बीच में उस समय जो संबंध थे, वो यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो फैक्ट ऐसे इंट्रोडक्टरी फैक्ट
तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस फैक्ट को, तो यहाँ पर ये रेलिवेंट होंगे। इसी में आगे कहा गया है द पार्टिकुलर ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट ए मैटर अनकनेक्टेड विद द एलिज्ड लाइबल आर रेलिवेंट। तो ए और बी के बीच में कोई विवाद हुआ था जो कि बिल्कुल इस मुद्दे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, जो मानहानि लेख प्रकाशित किया गया है उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऐसे फैक्ट्स इर्रेलिवेंट है। दो द फैक्ट दैट देयर आर अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट इफ इट इज अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन आ एंड बी। यदि पक्षकारों के बीच में कोई विवाद हुआ था और जो उनके रिलेशन पर असर डालता था, रिलेशन पर असर डालता था, डिस्प्यूट में बी रेलिवेंट इफ इज अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन ए, और कोई विवाद हुआ था ए और बी के बीच में और वो उन पक्षकारों के बीच में उनके रिलेशन पर इफेक्ट डालता था, तो यहाँ पर वो रेलिवेंट होगा। ये बी इसका इलस्ट्रेशन है। सी इलस्ट्रेशन में कहा गया है सी इज एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। सी एक्यूज्ड था एक क्राइम का और वो घटना होने के तुरंत बाद वहाँ से अबिस्कॉन्डेड हो गया था, वहाँ से फरार हो गया था। तो ये सेक्शन 8 के अंतर्गत रेलिवेंट है। लेकिन इस सेक्शन में द फैक्ट दैट, वो बाद में कहता है जब वो मिल जाता है, वो कहता है वो तो इसलिए चला गया था क्योंकि उसे बिजनेस का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो यहाँ पर वो उसको क्या कर रहा है, रिवर्ट कर रहा है। जो इन्फ्रेंस निकला था, जो निष्कर्ष निकला था, इन्फ्रेंस निकला था, उसको वो रिवर्ट कर रहा है। इन्फ्रेंस यहाँ पर ये निकला था कि व्यक्ति फरार हो गया क्योंकि उसने ही अपराध किया है। तो यहाँ पर उसको रिवर्ट करने के लिए, उसको खंडन करने के लिए ये तथ्य कि उसे एक ज़रूरी काम था, उसका साक्ष्य दे सकता है उसे क्या ज़रूरी काम था और वो किसके लिए गया था। तो यहाँ पर उसका साक्ष्य रिवर्ट करने के लिए उसकी बात उस तथ्य को रिवर्ट करने के लिए सुसंगत हो जाएगा कि उसे एक ज़रूरी काम था। तो यहाँ पर डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट, तो किस काम के लिए वो गया था, तो उस काम की ज़्यादा डिटेल यहाँ पर कोई रेलिवेंट नहीं है। ये डिटेल यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है और केवल तभी रेलिवेंट है जब उस बिजनेस से ये पता चलता है कि वो सडन और अर्जेंट था, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इलस्ट्रेशन डी। इसमें क्या होता है, ए और सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, इसीलिए ए व्यक्ति बी के अगेंस्ट एक सिविल सूट लाता है कि बी व्यक्ति के कारण ही मेरे और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो टूटा है। वो सी के द्वारा इसलिए तोड़ दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ब्रेक कर दिया गया क्योंकि बी ने उसे इंड्यूस किया था, उसको उत्प्रेरित किया था, उसको बहकाया था। तो यहाँ पर सी का ये कथन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा था, वो उसकी सर्विस को लीव कर रहा था, तो उसका कथन है आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी बेटर ऑफर। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूँ, आपकी सर्विस को छोड़ रहा हूँ क्योंकि बी ने मुझे क्योंकि बी ने मुझे आपसे अच्छा ऑफ़र दिया है मुझे। तो यहाँ पर वो उसके कंडक्ट को, जो बी व्यक्ति का कंडक्ट है, उसका ये कथन कि आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैड मेड मी अ बेटर ऑफर। तो यहाँ को उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने इंड्यूस किया था, इसलिए रेलिवेंट है। अब देख लेते हैं ई इलस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, एक चोरी का अभियुक्त होता है जो एक व्यक्ति बी को चुराई हुई संपत्ति देता है, और वो जो बी व्यक्ति को चुराई हुई संपत्ति दी है वो अपनी पत्नी को देता है और कहता है इसको कहीं पर छुपा दो, घर में कहीं पर छुपा दो ठीक से। तो यहाँ पर व्यक्ति का ये कथन कि उसको ठीक से छुपा दो, उसको छुपा दो घर में, तो ये क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको छुपाने की ज़रूरत थी, मतलब ये चोरी की संपत्ति हो सकती है या फिर कोई भी अपराध से संबंधित संपत्ति हो सकती है। इसीलिए बीज स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ ए फैक्ट विच इज पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। तो वो समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने
वाला होने के कारण सुसंगत है। तो वो समव्यवहार के भाग को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। तो ये था इसका ई। अब देख लेते हैं एफ। एज ट्राइड फॉर ए राइट एंड इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मूव। द क्राइज ऑफ द मूव आर रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ए का एक बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है। कहाँ पर एक मामले का विचारण चल रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना, और उस मामले में उसका भीड़ का आगे आगे चलना साबित हो चुका है कि वो भीड़ में आगे आगे चल रहा था। उस समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के नाते भीड़ की आवाज़ें सुसंगत हैं। और भीड़ जो भी नारे चिल्ला रही थी, मारो मारो, पीटो पीटो, वो सभी उसका जो ट्रांजैक्शन था, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो क्या करने जा रहे थे, ये सब चीज़ें कि वो क्या करने जा रहे थे, उनका इंटेंशन क्या था भीड़ का, उसको क्या कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, इसीलिए सुसंगत हैं। तो हमने ये देखा सेक्शन 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट था। थोड़ा बड़ा है ये सेक्शन क्योंकि इसे पाँच प्रकार के फैक्ट्सों को इसमें सुसंगत बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपके ये सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके संबंध में हम केस देख लेते हैं। राम किशन बनाम बम्बई राज्य। इसमें कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परीक्षण कर सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर उक्त मुकदमे में पंचों ने जो शिनाख्त परीक्षण करवाई थी वो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार की। इसमें हम जनरली सुनते हैं कि पुलिस के द्वारा शिनाख्त परेड कराई जाती है या फिर न्यायालय के द्वारा शिनाख्त परेड कराई जाती है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, पंचों के, जो गांव के पंच होते हैं, उनके द्वारा शिनाख्त परेड कराई गई, तो उसको भी यहाँ पर रेलिवेंट माना गया और उसको स्वीकारा गया, उसको एक्सेप्ट किया गया अंडर इन दिस केस राम किशन बनाम मुंबई राज्य। इस वाले केस में इसको स्वीकार किया गया। एक केस और है सुरेंद्र चंद बनाम बिहार राज्य 1994 AIR। न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त, जहां की साक्षी अभियुक्त को पहले से नहीं जानता था, एक सारवान साक्ष्य है। मतलब जो हमने बताया कि, तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमने पहले बताया था वो ही बात की गई है, लेकिन इसमें इसे सबस्टेंसिव एविडेंस माना गया है। यदि जो व्यक्ति गवाही दे रहा है कि वो ये कह रहा है कि मैंने उस व्यक्ति को कोई अपराध करते हुए देखा और वो उसको बिल्कुल नहीं जानता है, बिल्कुल उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसे बिल्कुल नहीं जानता है, तो यहाँ पर यदि शिनाख्त परेड कराई जाती है और वो व्यक्ति उसको पहचान लेता है शिनाख्त परेड में, तो ये एज अ सबस्टेंसिव एविडेंस इट इज़ रेलिवेंट। तो इसको सबस्टेंसिव एविडेंस यहाँ पर इस केस में माना गया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर। थैंक यू वेरी मच।